हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ट्वेल्थ के सारे चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। ट्वेल्थ के सारे चैप्टर में आप उठा लीजिए हेलो अल्केन, हेलो एरीन, आप उठा लीजिए अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एमाइड वगैरह, ये सब में आपका क्या दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ आज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या होता है ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन एंड मेटल के बीच में क्या हो आपका बॉन्डिंग हो। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है यार। देखिए यहाँ पे द कंपाउंड in which bond is present between कार्बन एंड मेटल। कार्बन एंड मेटल के बीच में अगर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिस कंपाउंड में, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूं और यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे CH3CH2ONA, CH3CH2K, CH3COONA, R4PB, R2ZN, R2CuLi, ठीक है, R2CuLi, RNA, RLi, RNA, ठीक है। RONA, बताइए यहाँ पे क्या यहाँ पे मेटल तो है, क्या मेटल O के साथ जुड़ा हुआ है, नॉट विद द कार्बन, इसलिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा। ये मेटल है, किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। मेटल किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, नहीं होगा। मेटल किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कार्बन से, होगा। मेटल किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कार्बन से, होगा। मेटल किससे जुड़ा है यहाँ पे, कार्बन से, होगा। मेटल किससे जुड़ा है यहाँ पे, कार्बन से, ये भी क्या होगा आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। RLi, मेटल किससे जुड़ा है यहाँ पे, कार्बन से, ये भी होगा। मेटल किससे जुड़ा है यहाँ पे, ऑक्सीजन से, नहीं होगा। मेटल किससे जुड़ा है यहाँ पे, ऑक्सीजन से, नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, अरे बात समझ में यहां तक। तो ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं है उसको पहचानना था, ठीक है। तो आप लोग पहचान लिए यहाँ पे इसको कि कौन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा और कौन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें क्या होता है आपका कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल थे, जैसे देखे जाते हैं यहाँ पे RMGX, ठीक है ना, R2CD। बताइए क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ये भी क्या होगा आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा।
यहाँ भी कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये भी आपका क्या होगा, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होगा, क्योंकि ये कैडमियम है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये सब क्या आपके ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है कि नहीं है, ये आपको पहचान करने आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप देखते हो यहाँ पे नोट organometallic compound are good source of carbon anion। organometallic compound are good source of carbon anion। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या देगा, यहाँ पे कार्बन एनायन देगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं RMgX, ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है ना। ये गुड सोर्स ऑफ क्या है आपका, कार्बन एनायन। तो ये क्या देगा यहाँ पे, R पे निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, RNA, तो ये भी क्या देगा यहाँ पे, R पे निगेटिव चार्ज। या यहाँ पे हम लेते हैं RLi, ये भी क्या देगा आपका यहाँ पे, R पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, R2Zn, क्या दिया यहाँ पे, R पे निगेटिव। R2CuLi, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, R पे निगेटिव। तो कहने का मतलब क्या, ये गुड सोर्स ऑफ क्या है आपका, कार्बन एनायन, ठीक है ना। अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा, साथ में वो बेस भी होगा, ये तो पता है हम लोगों को। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, एज वेल एज व्हाट, बेस। यहाँ पे मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या यहाँ पे जो आपका कार्बन एनायन प्रोड्यूस हुआ है, क्या इस कार्बन एनायन पर जो निगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, क्या वो निगेटिव चार्ज का डेंसिटी सारे कार्बन एनायन पे सेम है या डिफरेंट होंगे? क्या सेम स्ट्रेंथ के होंगे क्या निगेटिव चार्ज डेंसिटी? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड जितना ज्यादा आयोनिक होगा, आर और मेटल के बीच में, मतलब कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड जितना ज्यादा क्या होगा आपका, आयोनिक नेचर का होगा। क्या होगा यहाँ पे, आयोनिक नेचर का होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा आपका, निगेटिव चार्ज का डेंसिटी आएगा। अब वो कार्बन पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल के नेचर पे। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, पोलराइजिंग पावर, याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पोलराइजिंग पावर डिसाइड करता है आपका क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्ड। पोलराइजेशन का टॉपिक आया होगा, पोलराइजेशन वो क्या करता है, बॉन्ड में बताता है कितने, मतलब एक कितना कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है, वो कौन बताता है आपका, पोलराइजेशन बताता है। सारी बात में यहां तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब पोलराइजिंग पावर होता है। याद आप लोग को पता भी होगा ये चीज कि पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर द कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड फॉर द एनायन। यहाँ पे मेरा एनायन क्या है, सेम है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब सोचना किसके ऊपर है, जो यहाँ पे मेटल है, मेटल क्या यहाँ पे डिफरेंट है, तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं वहां पे कि उस बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उस बॉन्ड में उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अगर ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। अगर आयोनिक कैरेक्टर कम होगा तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो भी तो कम आएगा, वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं टूटेगा, वहां पे पार्शियल निगेटिव चार्ज वहां पे आएगा। क्लियर है यहां तक? तो किस पे डिपेंड करता है आपका, मेटल के नेचर पे, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक? तो मैं वहां पे उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना,
कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ऑर्डर लिख देता हूं, ठीक है ना। उस ऑर्डर को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसका यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझते हैं चीज को, कार्बन एंड मेटल, कार्बन एंड मेटल, ठीक है। तो इसके बीच ये जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि ये आयोनिक नेचर का हो सकता है ये आयोनिक प्लस कोवेलेंट हो सकता है ये कोवेलेंट हो। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन एंड मेटल के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है ना, उस बॉन्ड में कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आयनिक कैरेक्टर वाला बॉन्ड हो सकता है कि इसमें आयनिक प्लस कोवेलेंट हो सकता है इसमें क्या हो आपका कोवेलेंट हो, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि कोई बॉन्ड क्या होता है आपका 100% न तो आयनिक होता है न ही कोवेलेंट होता है, मतलब उसमें मिक्सअप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखने का मतलब आयनिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है किससे कोवेलेंट कैरेक्टर से। यहाँ पे कोवेलेंट लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किससे आयोनिक से, और इसमें आपका क्या है 50-50%, ठीक है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आयोनिक ज्यादा हो, हल्का सा, ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा नहीं। मान लीजिए अगर ये 52%, ये कितना होगा 48% होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है आपका, इसमें हम लोग लेते हैं क्या RLi RNA, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या RMGX R2ZN R2CuLi, ये सब। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे जैसे कोवेलेंट से आयनिक की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पे क्या कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल यहाँ पे रिएक्टिविटी उसका बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एज बी मूव फ्रॉम कोवेलेंट टू ionic, then negative charge density on carbon increases. So nucleophilicity increases as well as basic strength increases। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन एनायन इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है वो क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे RNA RLi RMGX, ठीक है, R2ZN R2CD एंड R2CuLi। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? देखिए यहाँ पे यहां तक हम लोग इसको क्या मानते हैं, स्ट्रांग मानते हैं, और इधर थोड़ा सा क्या होता है आपका वीक होने लगता है रिएक्टिविटी। यहाँ तक क्या मानते हैं हम लोग, स्ट्रांग रिएक्टिविटी यहाँ पे, और इधर में क्या है आपका वीक इसका रिएक्टिविटी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
अब देखते हैं यहाँ पे आरएनए का ज्यादा क्यों हुआ, आरएलआई का ज्यादा क्यों हुआ, आरएमजीएक्स से ज्यादा क्यों हुआ, ये सब किससे आता है आपका यहाँ पे पोलराइजिंग पावर से आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर कैसे लिखा है। तो आप लोग याद कीजिए कि पहले ये जान लीजिए कि पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है ना, मेटल का, तो वहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो मतलब वहां पे आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब पोलराइजिंग पावर कैसे बढ़ेगा तो सुनिए ध्यान से। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द मेटल एटम, ठीक है ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा हम लोग बोलेंगे कि तो उस मेटल का पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? या हम लोग बोल सकते हैं कि जिस मेटल का साइज छोटा होगा, ठीक है ना, उसका भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे कि तो वहां पे उस कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसे केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर तीसरा यहां पे आता है आपका क्या, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब ट्रांजिशन मेटल ओवरऑल समझ सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन मेटल का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है किससे, नॉन ट्रांजिशन मेटल से। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ कि इस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे, इसका मतलब कि वो गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन नहीं हो सकता, या हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। जिस बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां बोलते हैं हम लोग कि इसे चार्ज डेंसिटी एटम के ऊपर कम आता है। और जितना ज्यादा आयनिक होता है हम लोग बोलते हैं कि इससे पॉजिटिव निगेटिव में टूटता है। जो बॉन्ड जितना ज्यादा आयनिक होगा, ठीक है ना, जो बॉन्ड जितना ज्यादा क्या होगा आपका आयोनिक नेचर का होगा, मतलब एटम के ऊपर क्या आता है आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है यहां तक? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे तीन में बात करें, ये तो आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल है तो इसका कम ही होगा इससे कंपेयर में, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। ट्रांजिशन मेटल का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, इसमें आयोनिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। अब इस तीनों में ये ऑर्डर क्यों आया, तो देखिए ध्यान से, ये Mg2+ होता है, Li+ होता है, Na+ होता है। तो बताए थे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इस चीज को, देखिए ध्यान से यहाँ पे, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना, एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द मेटल। और तीसरा हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मेटल। मेटल का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरा ध्यान रखना है क्या कि पोलराइजिंग पावर ऑफ स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि Na पे पॉजिटिव है, Li पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। साइज में अंतर, साइज यहाँ पे Li है, यहाँ पे क्या है, Na है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे Li का साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। यहीं पे लिखा हुआ कि साइज ऑफ द मेटल, मेटल का साइज जितना छोटा होगा उस पे चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा होता है। जितना चार्ज डेंसिटी होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा इससे कंपेयर में। इसलिए यहाँ पे आया RNA, RLI, RMGX, तब यहाँ पे क्या जाएगा R2ZN, R2CD, R2CLI। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजन, जो हम लोग मेनली
क्या पढ़ना है अभी के लिए? ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। मैं बात कर रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ध्यान रखना है RMGX, ठीक है ना। इसमें किससे बनाते हैं? फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल। ये आपका दिया हुआ है 12th के टॉपिक में, 12th का फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है ये चीज, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे RX ऑन रिएक्शन विथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो यहाँ बनाता है आपका क्या? RMGX। क्या बनाता है यहाँ पे? RMGX बनाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म कैसे करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है? Mg क्या करता है? मेटल है तो क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। Mg2++ 2 इलेक्ट्रॉन। और Mg2+ को सॉल्वेट करने के लिए कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? ईथर प्रेजेंट है। इसको सॉल्वेट कर दिया चारों तरफ से, ठीक है ना। ईथर कौन सा सॉल्वेंट होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। उस पर कौन सा चार्ज होता है? सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज होता है। स्टेप 2 इसलिए आसानी से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। अब यहाँ पे क्या आपका RX दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया? यहाँ पे अटैक करके यहाँ से X- को बाहर निकाल दिया। बना क्या यहाँ पे? R पे निगेटिव चार्ज प्लस X पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। स्टेप 3 R पे निगेटिव चार्ज प्लस Mg पे 2 पॉजिटिव प्लस X- गिव्स RMGX। ये बना यहाँ पे क्या आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो RX है और Mg है, ठीक है ना, ये आपका 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। 1:1 के रेशियो में। कहने मतलब क्या है कि RX हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? लिमिटेड क्वांटिटी में। कभी भी हम लोग एक्सेस में इसको नहीं लेंगे। एक्सेस में लेने से क्या होगा मैं बताता हूं इसको आगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इफ RX इज टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे RX Mg ईथर है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? 1:1 के रेशियो में है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बन जाएगा आपका? RMGX। 1 मोल इसका लिए, 1 मोल इसका लिए, क्या बन गया? RMGX। लेकिन ये RX क्या है? एक्सेस में है, तो रिएक्शन करने के लिए आएगा। R पे क्या होता है आपका? निगेटिव चार्ज बताए थे ना। R पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ये तुरंत क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करके यहाँ से X- को बाहर निकाल देगा। R पे निगेटिव चार्ज कैसे काम करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा और एज ए बेस भी काम करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? R। हम तो चले थे क्या बनाने के लिए? यहाँ पे RMGX बनाने चले थे, बट यहाँ पे क्या बन गया आपका? अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इस बात का ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या, कि हम लोग यहाँ पे RX जब भी लेंगे वो आपका क्या होगा? लिमिटेड क्वांटिटी में होगा, या जो मोल हमने यहाँ पे Mg का लिया है उसी के रेशियो में रख दीजिए इसको। या सिंपल सा यहाँ पे हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि RX को हम लोग क्या लेंगे? आपका लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे, एक्सेस में नहीं लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में? हाँ, Mg को यहाँ पे हम एक्सेस में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये अगर Mg एक्सेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन RX आपका एक्सेस में नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इफ RX इज टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी देन ये बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक इसको नोट कीजिए जल्दी से पहले आप लोग। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्या होगा आपका? 1:1, 1:1 का रेशियो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं RX, ठीक है ना,
और Mg का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका 1:1, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, यहां तक Mg को आप एक्सेस में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Rx को नहीं लेना है। Mg आप एक्सेस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Rx यहाँ पे एक्सेस में नहीं होना चाहिए। 1:1, या तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं एक्सेस। किसका एक्सेस? ओनली Mg का एक्सेस, नॉट द Rx। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के रखना है, ताकि इसका बहुत सारा रिएक्शन होता है। इसका रिएक्शन हम लोग बहुत जगह पे करवाते हैं और बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है यहां तक? इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हमें Rx का लेना पड़ता है, यहाँ पे एक्सेस में, सॉरी लिमिटेड क्वांटिटी में लेना पड़ता है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा ड्राई ईथर। अब यहाँ पे ईथर का क्या रोल है, मैं सॉल्वेंट का क्या रोल है, यहाँ पे बताता हूँ चीज को, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। रोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ईथर क्या होता है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसके पास में इट हैज नो एसिडिक एच एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप, but it has lone pair of electron on oxygen atom, which makes coordinate bond with Grignard reagent and स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे देखिए यहाँ पे ईथर, डाई इथाइल ईथर, इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है आपका RMgX। ठीक है ना, ऐसा लिख लीजिए सबसे अच्छा, RMgX। ये अपना इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। या यहां पे जो है ईथर, ये क्या करता है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है यहाँ पे, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, और क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करके क्या करता है, इसको स्टेबल कर देता है, किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। और ये बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हैं, 3 डिग्री एमीन कैन ऑल्सो बी used as solvent because it has same properties like ether। ईथर जैसा इसके पास में क्या है, प्रॉपर्टीज है 3 डिग्री एमीन के पास में। ठीक है ना, क्या है 3 डिग्री एमीन, देखिए ध्यान से, R3N पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास में भी क्या है, कोई एसिडिक एच नहीं है। ठीक है ना इसके पास में कोई लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, N के पास में क्या होगा आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर है? और भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, सॉल्वेंट के बारे में, कि कौन कौन सा ऐसे सॉल्वेंट है जो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉल्वेंट हमें चाहिए जो क्या बना सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कर सके, और उसको क्या बना सके, स्टेबल बना सके। तो ऐसा सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री अमीन ले सकते हैं, और कोई दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पे यूज हम लोग नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ इसका मैं रीजन, ठीक है ना। तो एक चीज और यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक चीज और इसी के अंदर, ईथर के अंदर ही है, ठीक है ना। ये क्या है आपका ऑक्सीजन, एंड इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीटेन। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीटेन also, sorry, oxygen and oxygen cannot be used as solvent because it reacts with Grignard reagent, ठीक है ना, थ्रू SN2 मैकेनिज्म। इस हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर, रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है विथ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। इसको हम यूज नहीं कर सकते एज ए सॉल्वेंट, हाँ, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे आपका क्या है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो क्या बोलते हैं हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, या इसको क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरेन, ठीक है ना, कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। इसको हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान टेट्राहाइड्रोपाइरेन, नाम लिख लीजिएगा टेट्राहाइड्रोपाइरेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग टेट्राहाइड्रो फ्यूरान, ठीक है। इस दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो होता है ना रिएक्शन करने का चांस कम हो जाता है, मतलब रिंग ओपनिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। ये रिएक्शन इसलिए कर जाता है क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, और बताए थे कि SN2 रिएक्शन के अंदर कि इसका रिंग ओपनिंग टेंडेंसी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए दोनों क्या होता है रिएक्शन कर जाता है। अरे बात समझ में आता है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। अब देखते हैं यहाँ पे इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना, which reacts with Grignard reagent through acid base reaction, ठीक है ना। दूसरा इसका रिएक्शन अभी आएगा, जस्ट टेंशन लेने जरूरत नहीं है। दूसरा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट बी used as solvent because it will react with Grignard reagent, ठीक है ना। एक्सेप्ट देखे थे हम लोग क्या, ईथर, याद कीजिए ईथर देखे थे, 3 डिग्री एमीन देखे थे, ठीक है ना। तो ये सब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाद बाकी और सब हम लोग पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन होता है आपका एसीटोन, याद कीजिए, ये क्या है आपका एसीटोन, ठीक है ना, और डाइमिथाइल ईथर, सॉरी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF याद है, ये क्या है आपका एसीटोन, तो क्या बोलते हैं हम लोग डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, DMAC से शॉर्ट में लिखते हैं ना, DMF, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल
एसिटामाइड, ठीक है ना, और भी है। तीसरा हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इट डज नॉट हैव lone pair of electron to stable the Grignard reagent। नहीं होता है, तो दिक्कत यहां तक। जैसे बेंजीन ले लिया हम लोग यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन ले लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, CCl4 ले लिए, ये सब के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता कि वो क्या करे, ग्रिग्नार्ड रीजन को सॉल्वेट कर दे, मतलब स्टेबल कर दे, ठीक है ना, उसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। इसलिए हम लोग इस सॉल्वेंट को हम लोग यूज, इसको क्यों नहीं करते समझ में आ गया, इसको क्यों नहीं करते समझ में आ गया, इसको क्यों नहीं करते समझ में आ गया। सबका अपना अपना रीजन है, ठीक है ना, इसको पर नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे CH3Br MgEt2O, यहाँ पे क्या होता है आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3MgBr। बस यही करना है आपको, CH3 CH2Br सेम लिए। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 MgBr CH3 CH3 MgBr, यहाँ पे CH3 MgBr। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन MgEt2O 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या CH2 डबल बॉन्ड CHCl सेम कंडीशन, और यहाँ पे मैंने लिया ब्रोमीन, ठीक है, MgEt2O 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कहाँ पे रिएक्शन होगा, कहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे क्या है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, तो ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पे। अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे Cl के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस करेगा 2p 3p में ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, तो बॉन्ड वहां ब्रेक नहीं कर पाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या आ चुका है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं वहां पे, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं हम वहां पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अगर टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ईथर लिए हो ना, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना, तो 35 पे तो ये ठीक है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे 35 से ऊपर करोगे तो वहां पे क्या होता है कि डाई इथाइल ईथर क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है। तो जब ईथर प्रेजेंट होगा ही नहीं, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो Mg इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा। जब Mg इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा तो फिर यहाँ पे रिएक्शन संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये तो उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग डाई इथाइल ईथर यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर उसको हम लोग यूज करते हैं ना वहां पे, तो क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो वो क्या होगा कि बॉयल नहीं होगा, मतलब वेपर बन के नहीं उड़ेगा, वो सॉल्वेंट उसी कंटेनर में प्रेजेंट होगा और वहां पे रिएक्शन कर जाएगा और वहां पे क्या बना देगा? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर देगा। कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये ईथर लिखा हुआ है, यहाँ बोलना है कि नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। यहाँ भी Cl है, इसके पास अभी क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी क्या होगा आपका? नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन Br और यहाँ पे जो आपका बेंजीन है ना, इसके साथ में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे 2p और 4p का ओवरलैपिंग होने लगता है। तो 2p और 4p ओवरलैपिंग क्या होता है? वीक ओवरलैपिंग होता है, बहुत कम ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे आपका उतना ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, हीट देने की जरूरत भी नहीं है, तो इसी पे यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर देगा, MgBr। अगर Br प्रेजेंट हुआ तो ठीक है ना, और यहाँ पे डाई इथाइल ईथर रख के हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड रख के ही हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं, जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। 35 इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर यहाँ पे Br प्रेजेंट हुआ तो उस केस में क्या होता है? सुन लीजिए ध्यान से। Br प्रेजेंट है तो यहाँ पे Br के पास में क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसमें प्रेजेंट होगा? आपका 4p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो 2p एंड 4p का ओवरलैपिंग क्या होता है? वीक होता है, बहुत कम हो पाएगा। जब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत नेग्लिजिबल आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत नेग्लिजिबल आएगा तो उस केस में यहाँ पे हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ने की जरूरत वहां पे नहीं है। इसी टेम्परेचर पे ये डबल बॉन्ड आसानी से, मतलब जो भी यहाँ पे बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड कैरेक्टर होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो भी होगा, ये आसानी से टूट जाएगा इसी टेम्परेचर पे। हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सॉल्वेंट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? आ रही बात समझ में? यहां तक आगे बढ़े हम लोग। लेकिन हाँ, इस केस में आपको यहाँ पे इस ईथर से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Mg और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, तब बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? MgCl, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl MgTHF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है आपका? 60 डिग्री। यहाँ भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या आपका ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे ब्रोमोर होगा ना, ब्रोमो, तो उस केस में हमें यहाँ पे इसी कंडीशन से काम चल जाएगा, इस कंडीशन से डाइथाइल ईथर एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड से मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्लोरीन है ना, क्लोरीन है, तो उस केस में हमें यहाँ पे आपका ईथर चेंज करना पड़ेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसे नोट कर लीजिए पहले आप लोग। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना RX, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे लिख दिया आपका क्या? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया क्या? Mg, और यहाँ पे लिख दिया आपका सिंपल सा क्या? ड्राई ईथर, ठीक। तो ये नहीं कि सर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं, तो हम कैसे पता कर पाएंगे? वो कंडीशन ये मान के चल रहा है कि यहाँ पे ड्राई ईथर कौन सा होगा आपका? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान वाला। टेम्परेचर क्या होगा आपका? 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। अगर ये आपको लिख के दे दिया है तो ये नहीं बोलना कि यहाँ पे नो रिएक्शन, नो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नहीं, यहाँ पे बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि वो एज्यूम कर चुका है, ठीक है ना, कि हाँ यहाँ पे मैंने इसका जो कंडीशन है वही मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे अपने आपको ईथर के बारे में नहीं बताया है, नहीं यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बताया है।
तो जब तक मेंशन नहीं करे तब तक हमें वहां पे नहीं बोलना है। जब तक ये चीज मेंशन नहीं करेगा ना इस कंडीशन में, तब तक हमें नहीं बोलना है कि तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये बोल दिया तब वहां बोल देना कि नो ग्रिग्नार्ड एजेंट, पर ये नहीं बोला है, सिंपल लिख दिया क्या Mg ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बना देना है ग्रिग्नार्ड एजेंट। जैसे यहाँ पे आपको लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और यहाँ पे लिख दिया आपका Mg ड्राई ईथर, तो यहाँ पे आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बना देना है, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि ये कंडीशन है मेरे पास में, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे इट इज impossible to prepare Grignard agent, mono Grignard agent from dihalide. It is impossible to prepare mono Grignard agent from dihalide, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे डाइहैलाइड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे Mg, ठीक है, ड्राई ईथर, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग Mg लेते हैं 1 मोल, तो जाहिर सी बात है कि इसे एक जगह जाकर रिएक्शन करेगा यहाँ पे। तो हमको क्या लग रहा था कि ये मेरा मोनो ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया, लेकिन यहाँ पे Cl पे C पे क्या है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे C पे क्या बैठा हुआ है लिविंग ग्रुप, ये तुरंत यहाँ पे इंटरनल अटैक करता है, यहाँ से Cl को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या बन गया MgCl2। तो क्या बना पाए कि हम लोग यहाँ पे मोनो ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना पाए। यहाँ पे 1 मोल ये तब भी अगर हम लोग यहाँ पे Mg ड्राई ईथर और Mg हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं एक्सेस में, जब एक्सेस में लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बन जाएगा यहाँ पे डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ढेरों सारा एग्जाम्पल है, फिर हम लोग उतना नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं Mg ड्राई ईथर, ठीक है ना, और ये क्या आपका 1 मोल है, तो यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा क्या मोनो ग्रिग्नार्ड एजेंट, ठीक है, Cl CH2 CH2 MgCl, C पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये तुरंत यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3 मेंबर रिंग बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेस में लेंगे, क्या लेंगे हम लोग एक्सेस में, तो यहाँ पे मोनो ना बन के क्या बनेगा यहाँ पे डाई ग्रिग्नार्ड, मतलब यहाँ भी रिएक्शन करेगा और यहाँ भी रिएक्शन करेगा आपका, ठीक है। चेक कीजिए इसको, क्लियर यहां तक, इसको नोट कीजिए जल्दी से। दूसरा यहाँ पे इट इज impossible to prepare Grignard agent if the substrate already have, it is impossible to prepare Grignard agent if the substrate already have acidic nature group,
ठीक है ना। अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसका एसिडिक नेचर होगा, ठीक है ना, एक ऐसा ग्रुप जिसका एसिडिक नेचर होगा, वो अगर सबस्ट्रेट में पहले से प्रेजेंट है तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे देखे जानते हैं आपने, CH2OH, CH2, CH2, CH2Cl, ठीक है ना, यहाँ पे Mg ड्राई ईथर, ठीक है, यहाँ तक Mg ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बना दिया सबसे पहले, ग्रिग्नार्ड रीजन बना दिया, CH2OH, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या बन गया आपका MgCl, ये बन गया आपका। यहाँ पे चेक कीजिए, अब यहाँ पे क्या है, C पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से H+ खींच लेगा, क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है H+ खींचा, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2O पे निगेटिव और MgCl, और यहाँ पे क्या बन गया CH2 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 CH3। ये बन गया। बताइए क्या ये आपका, बताइए क्या ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? नहीं, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहां तक, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि O और Mg के बीच में बॉन्ड है ना, दिस इज नॉट अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट के पास में पहले से कोई एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर का कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होगा आपका, तुरंत वहां पर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बनेगा सबसे पहले यहाँ पे क्या ग्रिग्नार्ड रीजन, बट यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ, तुरंत यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, वो रिएक्शन कर जाएगा, वहां पे क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एसिड बेस रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन होगा, और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन वहां पे क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये था आपका क्या टोटल बेसिक ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अब इसका बचता क्या आपका रिएक्शन पार्ट, तो रिएक्शन पार्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है ना।